अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे हम डीसी जनरेटर्स का ET1 टू ET213 के लिए। और कुछ चीज़ें हम जो लास्ट पढ़ी थी उसमें कम्यूटेशन तक हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, कम्यूटेशन का कुछ पोर्शन रह गया था। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें है कम्यूटेशन है, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर है और पावर स्टेजेस इन डीसी ट्रांसफार्मर्स हैं। तो सबसे पहले तो कम्यूटेशन को कंटिन्यू करते हैं। कम्यूटेशन में हमारे पास जो कुछ चीज़ें रह गई थी उसमें था सबसे पहले कि हम कम्यूटेशन होती कैसे है। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक या एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक जाते हुए करंट कैसे सेम रहता है और यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमने उसको देखना था। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास एक मशीन है जिसकी जो वाइंडिंग है, आर्मेचर की वाइंडिंग है, वो ये दिखाई हुई है ये। और ये डिफरेंट कॉइल्स हैं जिनको उसने रिंग की बजाय इसलिए स्ट्रेट दिखा दिया है ताकि उसको एक्सप्लेन करना आसान रहे। अब ये है कि ये हमारे पास जो है ब्लैक कलर में नीचे नज़र आ रहे हैं, ये ब्रशेस हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ये हमारे पास वाइंडिंग के जो एंड पे हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, ये वो वाले। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो सेगमेंट कार्बन ब्रशेस की विड्थ होती है ये एग्जैक्ट उतनी होती है जितनी कि एक सेगमेंट की। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एक सेगमेंट जितनी कार्बन ब्रश की विड्थ है। इसका हम देखेंगे भी आज कि ये किस लिए एक रखी जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट जितनी एक सेगमेंट की विड्थ है उतनी ही आपकी कार्बन ब्रशेस की विड्थ है। ये नीचे ब्लैक कलर में आपको कार्बन ब्रशेस नजर आ रहे हैं और जो बी लिखा हुआ है ये सेगमेंट बी है। अब हमारा काम ये है कि जब आपका सेगमेंट बी या कॉइल बी अभी ब्रशेस के साथ शॉर्ट सर्किट है, जैसे जैसे ये आपका इस तरह घूमेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ब्रशेस हैं और ये आपके फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके ब्रशेस होते हैं और एक सेगमेंट आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस तरह आपकी सेगमेंटेशन हुई है। तो जिस पॉइंट पे अभी हम स्टार्टिंग में अगर हम इसको बी कंसीडर करें तो ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे जैसे ये घूमता जाएगा उसके बाद ये वाला पॉइंट इधर आके शॉर्ट सर्किट होगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे जैसे घूमेगा अगली जो सेगमेंट है वो इसके साथ शॉर्ट सर्किट होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल इसके साथ शॉर्ट सर्किट हो रही है, ये बी वाला सेगमेंट, ठीक है। तो बी वाले सेगमेंट को अगर इनपुट मिल रही है करंट की तो आप देख सकते हैं कि एक तो कैपिटल जो बी है उस कॉइल से मिल रही है और एक जो सी है उस कॉइल से मिल रही है। तो जो बी कॉइल है उससे जो करंट मिल रहा है और जो ए कॉइल है उससे जो करंट मिल रहा है, दोनों के वैल्यू है IA, बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो KCL जो हम अप्लाई करते हैं उससे हमें पता है कि जितनी इनपुट इधर आती है उतनी ही आगे आउटपुट जाती है। तो IA यहाँ से इनपुट आ रही है, IA यहाँ से इनपुट आ रही है, तो टोटल इनपुट 2IA है। जो इनपुट कार्बन ब्रशेस को 2IA मिलेगी वही कार्बन ब्रशेस से आउट होगी। तो सेगमेंट बी जब शॉर्ट सर्किटेड है, जिसको दो कॉइल्स मिल रही हैं, एक बी और एक सी, जब ये कार्बन ब्रशेस के साथ शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके पास 2IA करंट आता है, जिसमें से एक IA करंट जो है कॉइल सी का और IA करंट कॉइल बी का। क्लियर है। अब उसके बाद हम मूव करते हैं पोजीशन 2 की जानिब। पोजीशन 2 में क्या होता है कि मेरा जो आर्मेचर है ये इस साइड को मूव कर गया है, इस तरह मूव कर रहा है तो इस साइड को मूव कर गया है। तो ये जो बी है ये आधा आगे पास कर गया है। जब बी आधा आगे पास कर गया तो ए भी आधा इधर आ जाएगा। तो पहली पोजीशन में उसने ये कहा कि अभी 3.3/4 मतलब 25% जो है इसकी रोटेशन हुई है कॉइल की एक सेगमेंट की। तो जब 25% रोटेशन हुई है तो 25% ए इस साइड पे आ गया
और 25% बी इस साइड पे चला गया। तो टोटल अब इस एरिया में जो बी को शॉर्ट सर्किट सॉरी जो कार्बन ब्रशेस को एरिया शॉर्ट सर्किट कर रहा है वो 25% जो है वो ए का है, और बाकी जो 75% है, जो बाकी 75% है ये बी का है। तो जो करंट पास होगा वो जो आई ए है आर्मेचर का करंट है, आर्मेचर के करंट का हाफ इधर से पास होगा और 3/2 इधर से पास होगा। मतलब 75% करंट इधर से पास हो रहा है, 25% करंट इधर से पास हो रहा है। अब देखते हैं पोजीशन 3 को। पोजीशन 3 में क्या है कि अब मेरा थोड़ा सा आर्मेचर और ज़्यादा मूव कर गया। अब 50% ए और 50% ही बी सेगमेंट को टच कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। 50% ए को टच कर रहा है, 50% बी को टच कर रहा है। तो जब 50% टच कर रहा है तो इस क्वाइल से भी 50% इसको जा रहा है करंट, और इस क्वाइल से भी 50% जा रहा है। ठीक है, ये जो क्वाइल ए के साथ है जिसमें ए और बी इकट्ठी होकर जा रही हैं, ये 50% है, तो इसमें से भी 50% करंट मतलब आई ए गुजरेगा। और ये पॉइंट सेगमेंट बी का जिसमें क्वाइल बी और सी इकट्ठी हो रही हैं, इसमें भी आई ए मतलब इसका 50% करंट गुजरेगा। तो टोटल 2 आई ए है, इसका 50% यहाँ से गुजरेगा और 50% यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि इसकी ब्रशेस का 50% जो है सेगमेंट ए से कॉन्टैक्ट हो रहा है और 50% बी से कॉन्टैक्ट हो रहा है। पोजीशन 4 एज इट इज पोजीशन 2 की तरह है, लेकिन अब ए में जो है जो रूटर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे चला गया। पहले बी का 75% था, अब ए का 75% है और बी का 25% है ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट। तो जब बी का ब्रशेस का के साथ कॉन्टैक्ट 25% है, तो ये वाली जो जगह है ये 25% इस जगह से आर्मेचर करंट आएगा और इस जगह से 75% करंट आएगा। 75 को उसने 1.5 आई ए लिख दिया और इसको 0.5 आई ए लिख दिया, तो टोटल जो है ये 2 आई ए करंट है। और अब हमने थोड़ा सा और मूव करके ये पूरे ए सेगमेंट की तरफ आ गया है, तो सारे का सारा करंट जो है आर्मेचर करंट ये सेगमेंट ए की तरफ जाएगा। मतलब अगर उसने 2 आई ए करंट आर्मेचर करंट देना है और ये ब्रशेस हैं और हमारे पास दो सेगमेंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब ये वाला 100% टच हो रहा है तब से लेके जब यहाँ से लेके ये चीज़ यहाँ मूव कर जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज़ आगे मूव कर जाएगी, इस सारे एरिया में टोटल करंट जो है 2 आई ए ही रहा है। इसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस आई? सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ आई ए था हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता आई बी जो हमारे पास सेगमेंट बी था, आहिस्ता आहिस्ता सेगमेंट बी आगे गुजरता गया कम जगह पे और आई ए पीछे से ऐड होता गया। पहले आई ए 25% ऐड हुआ, फिर आई ए 50% ऐड हुआ, ये 50% आगे चला गया, फिर आई ए 70 क्वाइल जो सेगमेंट ए है 75% ऐड हुआ और एंड पे पूरी क्वाइल बी जो है ब्रशेस से डिस्कनेक्ट हो गई है और ए सारी की सारी शॉर्ट सर्किटेड हो गई है। तो इस सारे एरिया में आपका करंट की डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शनल है, ए की डायरेक्शन है उसकी वैल्यू भी सेम रही है। तो इसके बाद जो हमारा है टॉपिक सेम यही चीज़ है जिसको उसने एग्जाम्पल के साथ बता दिया है डायग्राम के साथ। पहले जब पूरे बी के साथ जा रहा है तो आप करंट की वैल्यू देख लें, 20 एम्पेयर ये है, 20 एम्पेयर ये है, ये टोटल 40 एम्पेयर है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ये आगे मूव करता जा रहा है करंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन ओवरऑल करंट अगर आप देखेंगे हमेशा 40 एम्पियर ही रहेगा। ये सेम वही चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि सेम ये वही डायग्राम है। मैंने आई ए और आई बी के साथ समझाया था, लेकिन इसने इधर वैल्यूज़ ले ली हैं।
ठीक है, तो ये एज इट इज़ वही है, आई ए की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें ये आपको सेम आंसर देगा। सेम वही पहले सारा कौन कौन सी वैल्यूज़ कॉन्टैक्ट हैं, बाद में एक 25%, 50%, 75% और 100%। अगर हम यहाँ पे देखें तो सारी की सारी कॉइल 20 के साथ अटैच है, और यहाँ पे देखें तो सारी की सारी कॉइल ए इसके साथ अटैच है। तो ये कैसे कॉइल बी से कॉइल ए की तरफ ये मूव कर गया है, और ओवरऑल करंट में इसकी वैल्यू भी इसमें सेम रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के बाद है हमारे पास डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। जब हमने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन से दो काम होते हैं, एक तो हमारा फ्लक्स वीक हो रहा था और दूसरा जो हमारा फ्लक्स वो डिस्टॉर्ट हो रहा था। और जो वीक होता है, वो आर्मेचर रिएक्शन में वो वाले कंडक्टर जो आपके वीक करते हैं फ्लक्स को, उनको हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। जब आपने आर्मेचर रिएक्शन आपका हो गया तो आपने देखा था आपका MNA शिफ्ट हो गया था इस जगह से इस जगह पे। आपने क्या करना है, एग्जैक्ट जितना ये वाला एंगल है इतना ही एंगल इस साइड पे ड्रॉ करना है। तो जो ओवरऑल आपकी लाइन बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी। अगर आप गौर से देखें ट्रिग्नोमेट्री में तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एंगल सेम है। मतलब एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, तो ये वो सारे कंडक्टर्स जो इस एरिया में या इस एरिया में आते हैं, इन सब को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। और डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर ये इस तरह होते हैं कि इस एरिया में इन कंडक्टर्स में जो फ्लक्स पैदा होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मेन फ्लक्स की। जो मेन फ्लक्स में अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, मेन फ्लक्स की 10 वेबर है, तो ये जो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो -2 होगी या -3 होगी। तो ओवरऑल फ्लक्स को ये कम करेंगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू मेन फ्लक्स होती है। तो इसलिए हम जो ये आपके मैग्नेटाइजेशन है इसको रोकते हैं, कम करते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स। इसके बाद हमारे पास है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। जिस तरह के हमने वो एंगल बना लिया था और ये देखा था कि BOD और AOC बराबर है, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन MNA के शिफ्ट होने के बाद बराबर है। ठीक है, एंगल COB इक्वल है एंगल AOD के। ये देख सकते हैं आप COB और ये है AOD, तो ये दोनों भी बराबर है। तो अब जो वाले इनके अंदर आते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, जो वाले जो आपके हैं कंडक्टर्स इस एरिया में आते हैं, उनका फ्लक्स जो आर्मेचर में जनरेट होता है वो एग्जैक्ट 90 होता है इस फ्लक्स के जो यहाँ से जनरेट होता है, जो मेन फ्लक्स होता है। तो ये मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये मेन फ्लक्स को, फॉर एग्जांपल एक फ्लक्स की लाइनें इस तरह आ रही हैं और ये फ्लक्स इस तरह आएगा, तो जो ओवरऑल फ्लक्स है वो कुछ डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एक्स और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट के बाद वो कोई इस तरह की चीज़ बन जाएगी जो कि एग्जैक्ट अच्छी नहीं है DC मशीन्स के लिए। तो वो वाले आपके जो कंडक्टर जो इस एरिया में आते हैं जिनका काम है कि वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं मेन फ्लक्स में, उनको हम कहते हैं ये क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स हैं। इसके बाद है हमारे पास पावर स्टेजेस। पावर स्टेजेस क्या है कि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, या वैसे भी आपने जनरल एफिशिएंसी में भी पढ़ा है कि किसी भी इनपुट को हम टोटली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करते। जब भी हम कोई भी किसी चीज़ को मैकेनिकल या कोई भी किसी किस्म की भी इनपुट देते हैं तो आउटपुट 100% नहीं होती, उसमें कुछ लॉसेज आते हैं जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी 100% से कम ही रहती है। टोटल इनपुट टोटल आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, दरमियान में कुछ लॉसेज होते हैं। तो इस सारे पावर लॉसेस और जो एनर्जी कन्वर्जन है डिफरेंट स्टेजेस की, मशीन की डिफरेंट स्टेजेस पे, जिनको सारी स्टेजेस हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको हम कहते हैं पावर स्टेजेस ऑफ DC मशीन। किसी भी मशीन की डिफरेंट स्टेजेस पे एनर्जी कन्वर्जन होती है और उसमें होने वाले तमाम लॉसेस जो हैं उनको हम कहते हैं कि ये पावर स्टेजेस इन DC जनरेटर्स।
अब ये है हमारे पास पावर स्टेजेस, जिनमें सबसे पहले है आपके पास मैकेनिकल इनपुट। ये हम बात कर रहे हैं जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर डीसी जनरेटर है, तो जनरेटर में हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं। प्राइम मूवर को घुमा दिया हमने, डीजल के साथ घुमा दिया, या हमने हाइड्रल पावर के साथ घुमा दिया, तो हमने प्राइम मूवर को खुद घुमाते हैं तो मैकेनिकल इनपुट आ गई। इस मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल इनपुट में, मैकेनिकल इनपुट आपको पता है हमेशा हॉर्स पावर में होती है, एचपी का मतलब हॉर्स पावर है, और हॉर्स पावर को वाट्स में कन्वर्ट करने का तरीका आपने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है। यह 746 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वाट दे देती है। तो जब आपके पास वाट आ जाते हैं तो ये आपके पास जो इनपुट है ये इलेक्ट्रिकल में आ जाती है, इसलिए ये इनपुट जो है ये वाट में लिखी हुई है। जो मैकेनिकल इनपुट थी ये हमारे पास यही थी, ये हॉर्स पावर में हमने 746 के साथ मिलके वाट में कन्वर्ट की। उसके बाद जब इनपुट के बाद इसमें आयरन लॉसेस होते हैं, कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब आयरन जो बार बार आर्मेचर घूमता है इसमें रगड़ होती है और इसमें कोर की वजह से भी कुछ लॉसेस आते हैं। इसके बाद ये इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसा कि डीसी जनरेटर का काम है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका फार्मूला हमारे पास ये है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। इसी के स्टार्ट में जब हमने डिफरेंट जनरेटर्स डिस्कस किए थे, तो आपके पास जो आर्मेचर में इलेक्ट्रिकल पावर आती है वो ये फार्मूला सामने है आपके, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर है। उसके बाद जब वाइंडिंग्स में से करंट गुजरता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कॉपर लॉसेस तो आनी है, और कॉपर लॉसेस के बाद जो हमें टर्मिनल पे आउटपुट मिलती है वो ये है। ये आर्मेचर पे आपको आउटपुट मिलती है, ये टर्मिनल पे मिलती है, और इसमें भी हमने देखा भी था कि टर्मिनल आर्मेचर से लेकर टर्मिनल तक किस तरह के हमारे पास लॉसेस होते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो मैकेनिकल इनपुट से लेके इलेक्ट्रिकल आउटपुट तक आर्मेचर के आउटपुट वाली होती है। तो ये आउटपुट हमारे पास ये है, इनपुट हमने ये दी थी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। ये दोनों की वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास ये आंसर आ गया है ये वाला। मैंने ये आउटपुट EI डिवाइडेड बाय ये इनपुट मैंने कर दी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है, एक जो मैं इलेक्ट्रिकल इनपुट दूंगा और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगी। अब आर्मेचर से मैंने जो स्टेटर है उसको या फील्ड है उसको मैंने ये वाली इनपुट दे दी, और उसने आउटपुट पे टर्मिनल पे मुझे ये वाले वोल्टेज दिए। तो जो आउटपुट के वोल्टेज हैं और जो मैंने आर्मेचर के वोल्टेज दिए हैं जो मुझे रिसीव हुए थे आर्मेचर पे, इन दोनों की जो रेशियो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। जो ओवरऑल एफिशिएंसी या कमर्शियल एफिशिएंसी वो ये होती है कि मैंने उसको ओवरऑल इनपुट क्या दी और इसने मुझे ओवरऑल आउटपुट क्या दी, इसकी रेशियो। तो आउटपुट हमारे पास ये वाली है C, और इनपुट मैंने जो बिल्कुल शुरू में इनपुट दी थी वो ये वाली दी थी, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये वाली जो एफिशिएंसी है इसको कमर्शियल एफिशिएंसी कहते हैं, कि मैंने जो है मशीन को क्या इनपुट दी और उसने मुझे क्या आउटपुट दी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कम्यूटेशन की डिटेल्स देखी। कम्यूटेशन के बाद हमने देखा पावर स्टेजेस, मैग्नेटाइजिंग क्रॉस, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स देखे, और कुछ एफिशिएंसी के फार्मूलाज देखे। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट।